वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम अपने बैंकिंग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड की है उसमें हमने कॉमर्शियल बैंक के इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शंस को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को। उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा मनी मल्टीप्लायर, जो कि अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगी, ताकि तीनों टॉपिक इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ वो डिटेल में आपको समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स आप लोगों को कल समझाए थे पिछली वीडियो में कि एसबीआई, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक अब कौन सा हुआ? ये बहुत सारे नहीं होते हैं, सिंगल होता है सेंट्रल बैंक। तो दैट सेंट्रल बैंक इज एन apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. Central bank is the only bank that controls, ये control करता है सब चीजों को, उनको ऑपरेट करता है, उनको रेगुलेट करता है डेली बेसिस पे, एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग। एंटायर बैंकिंग मीन्स ये कमर्शियल बैंक भी इनके अंडर, इसके अंडर आ जाते हैं। मतलब ये एक सिंगल बैंक है जो कि बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको ऑपरेट करता है, उनको रेगुलेट करता है और उनको डायरेक्ट करता है, उनको डायरेक्शंस देता है, ताकि उनकी मॉनेटरी स्ट्रक्चर को भी वो कंट्री के देखता है। मॉनेटरी स्ट्रक्चर मीन्स मनी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स के टू मेन फंक्शंस थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उनको आगे हमने वो किया हुआ था पार्ट्स में डिवाइड। लेकिन सेंट्रल बैंक के टोटल कितने हैं हमारे पास? नंबर 1 इज करेंसी अथॉरिटी, नंबर 2 इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, नंबर 3 इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, नंबर 4 इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड नंबर 5 इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप देख रहे होंगे कि यार डायग्राम थोड़ी सी मैम ने अलग बनाई है बेटा, और अगर आप कॉमनली देखते होंगे तो सारे सबका फॉर्मेट सेम होता है डायग्राम का, ये ऐसे। लेकिन अगर आप इस तरीके से ही अपने डायग्राम को शो करोगे एग्जाम में तो इट लुक्स बेटर, इट लुक्स डिफरेंट, और इसलिए बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव भी मानी जाती है डायग्राम और अच्छी लगती है देखने में प्रेजेंटेशन में। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो अपने फंक्शंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फंक्शंस। करेंसी अथॉरिटी। अब करेंसी अथॉरिटी से नेम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि करेंसी पे उसकी अथॉरिटी है पूरी की पूरी। अब करेंसी हमारी कौन सी है? आप लोगों को पता ही होगा, हमारे जितने भी नोट्स आते हैं, हमारे कॉइन्स आते हैं, ये सारी हमारी करेंसी है। सो सेंट्रल बैंक हैज सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी। अब ऐसे तो है नहीं, अब मेरा मन कर रहा है यार मैंने बिजनेस शुरू करना है, क्यों ना मैं नोट छापने का बिजनेस शुरू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। सो सेंट्रल बैंक ही इकलौता ऐसा बैंक है जिसके पास ये अथॉरिटी है। सोल मीन्स सिंगल, इकलौता ऐसा बैंक है, इसी के पास सिर्फ अथॉरिटी है फॉर इशू ऑफ द करेंसी, की करेंसी को यही इशू कर सकता है, हमें भी और बाकी बैंक्स को भी। सो ये किसके पास है अथॉरिटी? हमारे इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, आरबीआई आरबीआई। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है कि आरबीआई भी एक बैंक है। वो बैंक है लेकिन वो सेंट्रल बैंक है, उसमें जाके आप अपने ये वो नहीं करवा सकते हो कि यार ये मेरा बैंक है, ये मेरा अकाउंट नंबर खोल दो, ये मेरे पैसे मेरे सेव कर लो, डिपॉजिट कर लो, मैंने विड्रॉ करने। वहां ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाकी बैंक्स को रेगुलेट करता है, बाकी बैंक्स को ऑपरेट करता है, उनकी सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है। So RBI is the sole right of issuing paper currency notes. Paper currency notes means ये हमारे 10 के, 20 के, 50, 100, 500, 2000 इन सब नोट्स को यही क्या करता है, इशू करता है। लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ये नहीं करता इशू। 1 रुपी का नोट आता है ना, छोटा सा होता है, एंड कॉइन्स जितने हमारे कॉइन्स होते हैं, 1 का, 5 का, 10 का, 50 पैसा, ये सब आजकल 50 पैसा वैसे देखने को मिलते नहीं है, बट ये भी हाँ इसमें नहीं लेकिन आते आरबीआई में। सो दिस इज द करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी मीन्स उस बंदे पे, अब हम पे किसी की अथॉरिटी हो, हमारे स्कूल की अथॉरिटी किसके पास होती है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होती है, प्रिंसिपल के पास होती है। ऐसे करेंसी की अथॉरिटी किसके पास है?
आरबीआई के पास है अथॉरिटी, और उसको कोई इशू नहीं कर सकता। कोई ऐसा बैंक नहीं बना इस पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल में, कहीं पे भी कि कोई इशू करता हो हमारी करेंसी को। ओनली आरबीआई हैज दैट राइट। सो सेकेंड पॉइंट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सॉरी बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई एक्ट एज बैंकर, ये एक बैंकर की तरह भी काम करता है। किन के लिए? बैंक्स के लिए। ये एक एजेंट की तरह काम भी करता है एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी काम करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स आज की डेट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी। एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट सबकी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की कौन सी है? कांग्रेस है। किसी स्टेट की बीजेपी होगी, किसी स्टेट की आम आदमी पार्टी होगी। तो सबकी स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, जो कि हमारी आज की डेट में चल रही है, मोदी जी, बीजेपी। सो बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट एज अ थ्री टाइप: बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। ये तीन तरीके से काम करता है, बैंकर की तरह, एजेंट की तरह, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये कैसे इनके लिए काम करता है। आप फटाफट से पहले इनके नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट मीन्स कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक एज अ बैंकर ट्रीट करता है। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर मीन्स जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक्स हैं मार्केट में, हम जिस बैंक में चाहते हैं अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं, उसमें डिपॉजिट्स को सेव करवाते हैं, जब चाहते हैं विड्रॉल करवाते हैं। ये एक एजेंट की तरह भी काम करता है और फाइनेंशियल एडवाइजर उनको एडवाइस भी करता है उनके फाइनेंशियल मैटर्स में। सो टर्न बाय टर्न हम अब समझेंगे कि ये एज अ बैंकर कैसे उनको डील करता है। एज अ बैंकर इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट। जैसे हम एज अ बिजनेस फर्म्स, एज अ बिजनेसमैन, कमर्शियल बैंक से उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक उसको ये हक देते हैं कि वो डेली के जितनी भी चाहते हैं ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जितनी बार चाहे वो डिपॉजिट करवाएं, जितनी बार चाहे वो विड्रॉल करवाएं। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए एक करंट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, उनके मेंटेन करता है करंट अकाउंट की जितनी बार चाहे वो भी डिपॉजिट और विड्रॉल करवा सकें। एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए है सारा सिस्टम, ये गवर्नमेंट के लिए करता है आरबीआई, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ही ये करंट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, गवर्नमेंट के लिए ही उनकी पेमेंट्स को लेता है, उनके रिसिप्ट्स को लेता है, उनकी पेमेंट्स करता है आगे। एंड इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स जैसे हमें कमर्शियल बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आरबीआई भी गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट इनसे नहीं जाके लेती कमर्शियल बैंक से लोन, गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। एंड एज अ एजेंट ये कैसे परफॉर्म करता है? इट मैनेजेस द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मीन्स ये पब्लिक के जितने कर्जे होते हैं उनको मैनेज करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट पूरी तरह से गिर गई है, मार्केट अब चढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मनी का जो फ्लो है कब अच्छा होता है कब बुरा होता है, ये सारा डिपेंड करता है डेट के ऊपर। As a financial advisor, it advises the government from time to time on economic means हमारी जितनी भी ये इकोनॉमिक चल रही है, हमारी कैसी स्थिति चल रही है, हमारी कंट्री में कैसी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, ये सब कुछ फाइनेंशियल और मॉनेटरी पैसे के रिलेटेड जितने मैटर्स होंगे ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताता रहता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करता रहता है आरबीआई। थर्ड पॉइंट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं हमारी, एक तो बैंकर बैंक है एंड सुपरवाइजर। ध्यान रखना एंड है यहाँ पे, मीन्स इसमें दो चीजों को अब हमने कवर करना है। ये बैंकर्स के लिए बैंक भी है और ये एज अ सुपरवाइजर सुपरवाइज भी करता है काम को। बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो तो सुपरवाइज का मतलब ही आपको पता होगा कि क्या है। तो बैंकर्स बैंक मीन्स इसका वही सेम रिलेशनशिप है जो हमारा कमर्शियल बैंक्स के साथ है। कमर्शियल बैंक्स का जैसे एक नॉर्मल पब्लिक के साथ होता है रिलेशनशिप, वैसा ही इसका सेम रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ भी है। इसके अंडर 3 पॉइंट्स आते हैं और तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मैक्सिमम मैंने भी देखा एग्जाम्स में, आप लोगों ने भी देखे होंगे, अपने सीनियर से सुना होगा कि इसका क्वेश्चन 1 मार्क या 3 मार्क्स में आ ही जाता है मैक्सिमम। तो कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व मीन्स कस्टडियन मीन्स किसी चीज की कस्टडी रखनी। अब कोई अपने किसी के बच्चे की कस्टडी ले लेते हैं, कोई किसी चीज की कस्टडी ले लेते हैं,
तो ये कैश रिजर्व्स की कस्टडी रखता है। कैश रिजर्व्स मीन्स जैसे हम अपने रिजर्व्स को कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं, वैसे ही ये उनकी कस्टडी अपने पास थोड़ी बहुत रखता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जब कोई नहीं सहारा देने के लिए तो आरबीआई बैठा है कमर्शियल बैंक्स के लिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एंड में उनका सहारा बनने के लिए। तो कमर्शियल बैंक्स को जब किसी रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, पहले तो वो अपने साथ वाले बैंक्स को पूछते हैं कि हाँ हमारी हेल्प कर दो, फिर वो पब्लिक से लेते हैं हेल्प, या क्योंकि हम अपने डिपॉजिट्स उनको करवाते हैं तो उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। लेकिन जब पब्लिक से नहीं हो पाता, जब साथ वाले बाकी कमर्शियल बैंक्स उनकी हेल्प नहीं कर पाते, तो कौन करता है हेल्प कमर्शियल बैंक की? आरबीआई। आरबीआई उनको लेंड करता है मनी। क्लियरिंग हाउस, ये एज अ क्लियर हाउस भी परफॉर्म करता है बाकी बैंक्स के लिए। फोर्थ पॉइंट इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब सेम, अब आपने सोचा होगा कि मैम ऊपर करवा चुके हो, ये कैश रिजर्व था, ये सिर्फ नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के लिए कैश रिजर्व करके रखता है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करके रख रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब हमारी फॉरेन की जितनी भी वो है करेंसी है उसको रिजर्व करके रखेगा। और इसके में बेसिकली ये दो ऑब्जेक्टिव को ही फॉलो करता है इसमें। इट हेल्प्स द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यूज करेंसी की। अब जितने ज्यादा हमारे पास हम ताकतवर कब होंगे? जब ये कहते हैं ना कि एक कंट्री बहुत ज्यादा ताकतवर है, इंडिया भी एक बहुत ज्यादा ताकतवर कंट्री है, लेकिन क्यों? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। जितना ज्यादा हमारे पास होगा वो रिजर्व, उतनी ज्यादा ही हम स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाएंगी। ठीक है, अब ये भी पहले आप लोगों को पता होगा कि हर कंट्री का अपना ही एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारा आरबीआई बैंक है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फंक्शन को परफॉर्म करना। ऐसा नहीं कि मैं अब फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके रखने लग पड़ूंगी, ऐसा नहीं होता, वो आरबीआई करके रखेगी। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स द बीओपी। बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैं इतनी डीपली नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इस पे पूरा एक चैप्टर है लास्ट बीओपी पे, तो हम उसमें पूरी अपनी अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन कर लेंगे। इसमें समझो आप, तो ये क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, एक पेमेंट के बैलेंस को करके रखता है, पेमेंट्स को बैलेंस में करके रखता है कंट्री की, ताकि जब किसी बैंक को जरूरत हो, जब किसी को भी उस रिजर्व की जरूरत हो तो वो उसको देते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट फंक्शन हमारा सेंट्रल बैंक का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आज तक हमेशा मैंने आते देखा है इसको। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इस वीडियो में भी मैं आपको ये समझा सकती थी पॉइंट को, लेकिन जितना टाइम उस पूरी वीडियो को बनाने में लगेगा तो वो वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग 10 to 12 मिनट्स में जितना टॉपिक आज हमने कवर किया वो आप लोग एक बार सुन लो। अगली वीडियो में मैं सिर्फ इसी एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ाऊंगी, कितना भी टाइम लगे। सो आई होप आज का आपको सारे पॉइंट समझ आ गए। 4 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, लास्ट वन इज पेंडिंग, अब अगली वीडियो में उसको भी कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मैसेज को स्प्रेड करिए ताकि आपको समझ आ रहा है, और प्लीज़ अपनी अच्छी आउटपुट दीजिए मुझे कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू सो मच।